हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्वराज पार्टी की स्थापना पर बात करेंगे और जो भारत में स्वराजवादी आंदोलन है, स्वराज पार्टी का जो मिशन था उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो होम रूल मूवमेंट हमने पढ़ा था 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के निर्देशन में होम रूल आंदोलन चलाया गया और वो आगे चल करके मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद में बंद हो गया। तो जो सबसे पहले हम देख रहे थे 1916 में, यहीं से बात शुरू होती है। 1916 में आपने देखा कि होम रूल आंदोलन ये चल रहा था भारत में। होम रूल आंदोलन का क्या हुआ? मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 20 अगस्त 1917 को। 1916 में ये आंदोलन आरंभ हुआ और 20 अगस्त 1917 क्या हुआ? मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा को जो है अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। क्या कहा गया इस घोषणा में? इसमें कहा गया कि हम जो है चरणबद्ध तरीके से भारतीयों को स्वशासन देंगे, जैसा कि स्वशासन आंदोलन का जो है अपना एक मांग था। तो स्वशासन देने की बात की गई तो कुछ लोगों ने इस मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार कर लिया, जैसे खास करके एनी बेसेंट का जो पूरा होम रूल लीग था। बाल गंगाधर तिलक और उनके समर्थकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद में क्या हुआ? कांग्रेस में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने तो इसको स्वीकार किया, कुछ लोगों ने अस्वीकार किया। तो इस घोषणा के पश्चात में एक परिणाम ये निकला कि कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस में मतभेद हो गया 1918 में। और इस मतभेद का परिणाम क्या निकला? यहां पर जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। तो यहां पे मतभेद का परिणाम यह हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक पार्टी बनी, नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये पार्टी एक बन करके आती है। दूसरा काम यह हुआ कि इस घोषणा के आधार पर 1919 में एक अधिनियम लाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार यह लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया? इसमें चुनाव की व्यवस्था की गई कि 1920 में चुनाव होंगे और उसके लिए क्या परिवर्तन किए गए केंद्र में और प्रांत में। तो यहां पर इसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी वो था केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई। 2 सदन बनाए गए। आपको मैंने बताया था द्विसदनी विधायिका। यानी 2 सदन बनाए गए यहां पर। और प्रांत में क्या किया गया? प्रांत में आपने देखा था कि द्वैध शासन बनाया गया। द्वैध शासन ये व्यवस्था जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई। और इसी सुधार के तहत 1920 में इलेक्शन हुए, 1920 में चुनाव। इसी सुधार के तहत केंद्र में और प्रांत में 1920 में चुनाव हुए। 1920 में जो चुनाव हुए, इसी समय आप देख रहे थे कि भारत में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें चुनाव के बहिष्कार की बात की गई असहयोग आंदोलन में। तो यहां पर 1920 में आप क्या देख रहे थे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में और इसका एक लक्ष्य क्या था? चुनाव का बहिष्कार। आपने पढ़ा था चुनाव का बहिष्कार भी जो है इस आंदोलन के तहत किया गया था। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने
क्योंकि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया। लेकिन ये जो दल एक बन गया था, नेशनल लिबरल फेडरेशन, इन्होंने जो है 1920 में चुनाव में भाग लिया। इन्होंने अपने आप को असहयोग आंदोलन से दूर रखा। चुनाव में इन्होंने भाग लिया और जीत दर्ज की। इन्होंने जीत भी दर्ज की थी, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने यहां भी देखा था कि भले ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के चलते चुनाव में भाग नहीं लिया था, लेकिन कुछ नेता यहां पर थे जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। खास करके दो नाम हम यहां पर आपको बताएंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, क्योंकि यही दो लोगों ने मिलकर के आगे स्वराज पार्टी की स्थापना की, प्रमुख रोल उसमें निभाया। तो ये लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। तो यहीं पर आप लिख लेंगे CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू। और भी लोग थे, सभी को पीछे हम बता चुके हैं, दो आप नाम यहाँ पे दर्ज करें। ये लोग क्या है, चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इनकी क्या विचारधारा थी? इनकी विचारधारा थी कि असहयोग हम चुनाव में जीत करके जब विधायिका में पहुंचेंगे, विधान परिषद में या केंद्र में विधानसभा में भी, तो हम वहां जाकर भी सरकार के जो विधेयक होंगे, जो प्रस्ताव होंगे, जो बजट होगा, उनका बहिष्कार करेंगे, यानी उन पर हम अपना मत नहीं देंगे, उनको पास नहीं होने देंगे। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इन सभी लोगों को राजी कर लिया था असहयोग करने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से किसी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी और कुछ अन्य लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। तो 1920 में चुनाव हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत 3 चुनाव हुए। इस सुधार के तहत जो है चुनाव हुए, 3 बार चुनाव हुए, 1920, 1923 और 1926, 3 बार चुनाव हुए थे। तो 1920 में क्या हुआ था, यहां पर कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस बहिष्कार। और आपने देखा कि नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसमें भाग लिया था। 1923 में क्या हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी आ गई। यहां पे स्वराज पार्टी ने भाग लिया और 1926 में भी स्वराज पार्टी ने भाग लिया। 2 बार स्वराज पार्टी ने इस इलेक्शन में भाग लिया था। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम 1920 की कर लें। अभी स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं हुई है। 1920 का चुनाव, 1920 के चुनाव के विषय में आपको जानना है, क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो क्या हो रहा था, क्या किसी ने भी इसमें इलेक्शन में भाग नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल व्यर्थ चले गए? तो ऐसा नहीं है। यहां पर इसके विषय में जो सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? असहयोग आंदोलन चल रहा था और गांधी जी का निर्देश था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, यानी फुल नॉन कोऑपरेशन। तो यहां पर असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो किसने चुनाव यहां पर लड़ा? यहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चुनाव लड़ा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी पार्टी जो थी, उन्होंने चुनाव लड़ा। पार्टी इनकी कौन सी थी? नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये एक्चुअल में जो नरम दल के लोग थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब इधर जो वर्चस्व है वो गांधी जी इत्यादि जो हैं वो सब इधर आ गए। ये पार्टी कांग्रेस मुख्य रूप से हो गई, ये अलग होकर के बन गई थी। तो इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था। तो इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया और सफलता भी हासिल की। कई सीटों पर ये जीते, सफलता मिली। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बंगाल की विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो ये भी आप दर्ज करेंगे। बंगाल वहीं के थे ये, बंगाल विधान परिषद
विधानसभा नहीं होती थी वहाँ। हमने बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है और प्रांतों में द्वैध शासन है। यहाँ पर दो सदन नहीं होते हैं, यहाँ भी परिषद ही है। यहाँ जो है केंद्र में विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीज़ें आ गई थी। तो बंगाल की विधान परिषद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी निर्विरोध सदस्य बन गए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध सदस्य बनकर के वहां पर जीत के पहुंचे और इनकी पार्टी के कई सदस्य भी वहां पहुंचे और इनको जो है इस चुनाव के बाद में बनाया गया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री का पद भी इनको दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या पद मिला था? इनको स्थानीय स्वशासन, इन्हीं को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को स्थानीय स्वशासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे और इनको सर की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि मिली थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे लोगों को। उन्होंने देखा कि चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, तो जो भी चुनाव लड़ करके आ रहा है उसको काफ़ी सम्मान उन्होंने दिया, मंत्री बनाया और सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ये तो एक पृष्ठभूमि है कि आप देख रहे हैं कि चुनाव जो कराए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, उसमें कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया। इतना ज़्यादा असहयोग आंदोलन का प्रभाव था गांधी जी के निर्देशन में, लेकिन कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और 1922 वाला जो कार्यकाल है 1923 तक का वो इन्हीं लोगों ने चलाया। सदन में बैठे और वहाँ पर कई प्रस्तावों का इन्होंने अपनी तरफ से विरोध किया, सफलताएं भी प्राप्त की, कई जगह पे अपना कार्य निकलवाने में ये लोग सफल भी हुए। अब आपने देखा कि ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसका क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का आपने देखा कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन इसका हुआ स्थगन 1922 में। आपने देखा 12 फरवरी 1922 आंदोलन स्थगित, आंदोलन बंद हो गया। 1922 के बाद में 1923 में इलेक्शन होने वाले हैं। गांधी जी जेल चले गए, गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। अब यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बन गई? अब यहाँ पर परिस्थितियाँ ये बन गई कि गांधी जी की अनुपस्थिति में क्या करें हम लोग? असहयोग को जारी रखें, यानी 1923 का जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन में अब कांग्रेस भाग ले या ना ले, असहयोग करते रहे हम लोग अपनी तरफ से। रचनात्मक कार्य जो गांधी जी ने शुरू किए थे, गांधी जी जेल जाने से पहले निर्देशित कर गए थे कि आप सभी लोग रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दीजिएगा हमारी अनुपस्थिति में, और रचनात्मक कार्य चलते रहने चाहिए। तो कांग्रेस में अब 2 विचारधारा के लोग हो गए, तुरंत कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, मतभेद हो गया। कुछ लोग चाह रहे थे कि गांधी जी ने जैसा रचनात्मक कार्यों के लिए बताया है वही करते रहना चाहिए और सरकार के खिलाफ जो है वो असहयोग का जो पूरा अपना नीति है वो चलाते रहना चाहिए। लेकिन उसी में CR दास और ये मोतीलाल नेहरू, इनके जो समर्थक थे, ये लोग पहले इलेक्शन में भाग नहीं ले पाए रहे थे और अब ये सोच रहे थे कि 1923 में हमें फिर से मौका मिलने वाला है और यदि हम लोग चाहें तो इस इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, और अगर हम सदन में पहुंचते हैं तो वहां पर जा करके हम जो सरकार के प्रस्ताव आएंगे, जो विधेयक आएंगे या बजट पास होना होगा, तो हम उन सब चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, यानी उसको पास नहीं होने देंगे। यानी हमारी नीति असहयोग की रहेगी, लेकिन बाहर रहकर नहीं बल्कि सरकार के अंदर जाकर के भी हम सरकार का असहयोग करेंगे। तो 2 दल हो गए। अब इसमें मतभेद हो गया। तो कांग्रेस में रह करके तो ऐसा संभव था नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सिद्धांत चल रहे थे, उसी पे आपको चलना पड़ता। तो एक कोशिश की गई, कोशिश की कि हम कांग्रेस से ही
ऐसा करें, और जब असफलता मिली इनको, कांग्रेस के अंदर रह करके ये लोग ऐसा काम नहीं कर पाए, तो फिर मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिल करके एक नई पार्टी का गठन कर दिया, स्वराज पार्टी। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस ही नाम रखा अपनी पार्टी का। पार्टी का नाम कांग्रेस इसलिए रखा, बाद में इन्होंने बताया कि हम कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कांग्रेस की एक अलग ब्रांच के रूप में काम कर रहे हैं जो काउंसिल के अंदर जाएगी, और वहां से जाकर के वही हमारे लक्ष्य होंगे जो बाहर हैं। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना इन दो लोगों ने कर दी। तो किस प्रकार से ये घटनाएं हुई उन पे हम नजर डालते हैं। कहां तक कहानी पहुंच गई आपकी कि गांधी जी जेल चले गए, और यहां पर अब कोई निर्देश देने वाला नहीं था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि गांधी जी सर्वाधिकारी थे। 1923 का इलेक्शन जो है आने वाला था, और कुछ लोगों का अब मन हो गया था कि हमको काउंसिल का इलेक्शन लड़के उसमें जाना चाहिए, और वहां जाकर के हम अपना विरोध चलाते रहेंगे। तो यहां पे क्या प्रश्न है? अब दो प्रश्न यहां पर हैं। एक तो था रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य करें या फिर 1923 के चुनाव में भाग लें। अब दो चीजें, दो दुविधाएं लोगों के सामने आ चुकी हैं। चुनाव में भाग लेने का मतलब था कि असहयोग से हटना, अब तो सरकार में आप जा रहे हैं, चुनाव जो असहयोग आंदोलन का मुद्दा था, चुनाव का बहिष्कार, उसका उल्लंघन करेंगे। या फिर चाह रहे थे कि रचनात्मक कार्यों को करते रहें जो गांधी जी ने बताए थे। तो इसके लिए फिर एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति बनाई गई हकीम अजमल खां के नेतृत्व में। हकीम अजमल खां एक जो है जांच समिति बनाई गई। इस जांच समिति का नाम था असहयोग सत्याग्रह जांच समिति। जो आंदोलन हमने किया है उसके लिए हम एक जांच करेंगे, या इसको सविनय अवज्ञा जांच समिति भी कहा जाता है, या सिर्फ सत्याग्रह जांच समिति भी कहा जाता है। तो इस जांच समिति ने पूरे देश में जाकर के संपर्क किया प्रमुख नेताओं से, क्षेत्रीय नेताओं से, और कहा कि देखिए भारत में क्या माहौल है, लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो परिणाम निकल करके आया वो ये था, और परिणाम जो है वो CR दास और जो मोतीलाल नेहरू हैं उनके जो इच्छा थी उसके अनुरूप ही निकल करके आया। तो यहाँ पर जांच समिति का ये निष्कर्ष निकल करके आया कि देश अभी असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, यानी आगे हम अभी आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। देश अभी असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये सोच रहे थे क्या हम सामूहिक रूप से फिर से इसको चालू करें, आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अभी परिस्थितियां उचित नहीं हैं। तो फिर अब क्या हो? तो फिर दो यहां पर दल बन गए। अब इस चीज का परिणाम ये निकला कि यहां पर कांग्रेस के दो दल हो गए। एक दल कहलाया परिवर्तनकामी, यानी प्रो चेंजर। ये परिवर्तन चाहते थे। और एक दल निकल के आया परिवर्तन विरोधी, यानी ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, परिवर्तन विरोधी, यानी इनको कहा गया नो चेंजर। अब दो दलों में बट गई कांग्रेस। ये कांग्रेस में दो गुट बन गए। परिवर्तन चाहने वाले लोग चाहते थे कि अब हमारी नीति में परिवर्तन हो और हम चुनाव में भाग लें। ये क्या चाहते थे? चुनाव में भाग लेना चाहते थे, चुनाव में हिस्सेदारी, हिस्सा लें।
ये क्या चाहते थे? ये कहते थे कि चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम रचनात्मक कार्य करें। दो ही तो प्रश्न थे, रचनात्मक कार्य किए जाए या चुनाव में भाग लिए जाए। तो दो दलों में बट गए। जो चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे उसमें थे चितरंजन दास, देश बंधु, इनको देश बंधु कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देश बंधु CR चितरंजन दास, इसमें थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इसमें थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, और भी थे नाम। तीन प्रमुख नाम आप याद रखें रचनात्मक कार्य करने वालों में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग जो है रचनात्मक कार्यों के पक्षधर थे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विचार कुछ अलग था। ये कहते थे कि दोनों ही जो लोग हैं वो देश के हित की ही बात करते हैं, देश के कल्याण की बात करते हैं। हम लोग रचनात्मक कार्य का अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो चुनाव में जा कर के भी देश के कल्याण की ही बात कर रहे हैं। तो अपनी अपनी विचारधारा है, तो इनका जो है एक तटस्थ रहने वाला इनका एक, लेकिन थे ये रचनात्मक कार्यों वाले दल में। तो इस प्रकार से दो दल बन गए। अब ये दो दल जो है अपने अपने कार्यों को मनवाने के लिए भिड़ गए। कांग्रेस में हैं तो अभी सभी लोग कांग्रेस में ही। अब ये दल चाह रहा था कि कांग्रेस पास करे कि हम आगे रचनात्मक कार्य करेंगे। ये दल चाह रहा था कि चुनाव में हिस्सा लेने का प्रस्ताव पारित किया जाए और आगे कांग्रेस चुनाव में हिस्सा ले। तो एक ही पार्टी में दो दल तो चल नहीं सकते हैं, तो प्रस्ताव रखा गया, एक अधिवेशन किया गया। 1922 का गया अधिवेशन, 1922 गया अधिवेशन। गया अधिवेशन में क्या हुआ? यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो CR दास को बनाया गया। इसके पहले कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1921 में। 1921 में अहमदाबाद का अधिवेशन हमने बताया था आपको। अहमदाबाद के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? अहमदाबाद के अधिवेशन में ही CR दास को अध्यक्ष बनाया गया था, CR दास को। लेकिन उस समय CR दास जेल में थे, 6 महीने की सजा हुई थी इनको, तो वो जेल में थे, इसलिए इनकी जगह पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बना दिया गया था। इसीलिए अभी इसके पहले जो जांच समिति बनी वो हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में बनी, क्योंकि यही अध्यक्ष थे। अब 1922 का जब अधिवेशन किया गया तो फिर से CR दास को ही अध्यक्ष बनाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने? CR दास, CR दास अध्यक्ष ये बन गए। और कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि जब इस अधिवेशन में CR दास आए थे तो उनकी जेब में 2 पत्र थे। एक तो उनका भाषण था अध्यक्ष के रूप में जो उन्हें पढ़ना था, और दूसरा उनका इस्तीफा था। उन्होंने सोचा था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये यहाँ पर CR दास आए, अपना अपना प्रस्ताव इन दोनों लोगों ने रखा और यहाँ पर पास क्या हुआ? इस अधिवेशन में दोनों प्रस्ताव रखे गए, दोनों प्रस्ताव रखे गए। कौन से दोनों? जो धर्म ने बताए रखे गए। पास कौन सा हुआ? रचनात्मक कार्य का। रचनात्मक कार्य ये पास हो गया, इसको ज्यादा वोट मिले। और इनका जो प्रस्ताव था कि इलेक्शन में भाग लिया जाए, इसको कम वोट मिले, आधे वोट मिले। तो CR दास ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। चितरंजन दास इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहीं पर आप नोट कर लें कि पट्टाभी सीतारमैया ने, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, पट्टाभी सीतारमैया, आप इसको याद रखेंगे।
क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। पट्टाभी सीतारमैया ने, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ पर कहा है कि CR दास की जेब में 2 पत्र थे। CR दास की जेब में 2 पत्र थे। एक इस्तीफा था और दूसरा जो है भाषण था उनका। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि जब मेरा ये प्रस्ताव नहीं पास होगा तो अब हम अलग पार्टी बनाएंगे। और फिर जो है इन लोगों ने मिल करके, खास करके अध्यक्ष थे CR दास और बाकी जो है 3-4 सचिव के पद थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां भी इसमें थे। ये सभी लोग जो है एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसके बाद क्या हुआ, आप इतना लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इलाहाबाद में एक नई पार्टी की स्थापना हो गई। इलाहाबाद 1923 खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसको शॉर्टकट में स्वराज पार्टी ही कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन हो गया। स्वराज पार्टी का गठन किया, किसने किया? इसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू। इन्हीं 2 लोगों का नाम जो है मुख्य रूप से इसमें आता है गठन करने में, मोतीलाल नेहरू। और सचिव पद पे विट्ठल भाई पटेल भी थे। विट्ठल भाई पटेल, कई सचिव थे, खली कुज्जमा भी सचिव थे। और एक लोग थे। तो इस प्रकार से कई सचिव इसमें थे, मोतीलाल नेहरू भी एक सचिव थे। इन 2 लोगों का नाम जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जो संस्थापक सदस्य में मुख्य हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई और इसके उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। क्या इस पार्टी का काम होगा, कैसे ये काम करेगी, तो इसके उद्देश्य क्या रहेंगे। तो इसके उद्देश्य जो रखे गए, इस पार्टी के उद्देश्य में जो है कहा गया कि सबसे पहला जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है स्वराज्य प्राप्त करना। स्वराज्य प्राप्त करना। यहां पर CR दास ने कहा था कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज्य किसके लिए होना चाहिए? किसी खास वर्ग के लिए नहीं, स्वराज्य आम जनता के लिए। ये किसने कहा है? ये कहा है CR दास। और इन्होंने कहा कि स्वयं का संविधान होना चाहिए। स्वयं का संविधान, ये भी हमारा उद्देश्य होगा कि स्वयं का संविधान होना चाहिए। स्वराज्य बनाएंगे और अपना संविधान हम स्वयं बनाएंगे। अगली बात इन्होंने कहा कि हम चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव में भाग लेंगे और परिषद में जाकर सरकार का असहयोग करेंगे। सरकार का असहयोग करेंगे, यानी जो बाहर कर रहे थे वही अंदर जाकर करेंगे। वहां पर भी असहयोग करेंगे। किस प्रकार से? वहां पर हम अनुचित विधेयक, बजट प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे। पास नहीं होने
देंगे, यानी हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे। बजट में जितना हो सकता है हम उतना असहयोग करेंगे। अनुचित जो भी कानून या विधेयक होंगे उनको हम पास ही नहीं होने देंगे। जाके हम वही काम करेंगे जो बाहर कर रहे थे। ये तो अंदर जाके काम करेंगे, बाहर हम क्या करेंगे, रचनात्मक कार्यों में सहयोग भी करेंगे। इन्होंने कहा कि हम रचनात्मक कार्यों में भी सहयोग करेंगे, कार्यों में सहयोग करेंगे। और हमारा दल, ये जो दल है ये कांग्रेस विरोधी नहीं है। हमारा दल जो है वो कांग्रेस विरोधी नहीं है। तो ये हमारे उद्देश्य होंगे। अब पार्टी बन गई तो इलेक्शन में भाग लेना है। तो 1923 के इलेक्शन में इन्होंने भाग लिया। तो चुनाव में इन्होंने भाग लिया। चुनाव में भाग लेने का तो निर्णय इन्होंने कर ही लिया था। अब कांग्रेस के साथ कैसा रिश्ता रहा? जब इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस विरोधी नहीं हैं, हम काम, ये सारी लिस्ट हमारी है, हम ऐसा काम करना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस ने इनको मंजूरी दी या नहीं दी? क्योंकि ये अपने आप को ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस की एक शाखा हैं, हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं। तो कांग्रेस ने 2 जगह 2 अधिवेशन में जो है इसको मान्यता प्रदान की। गांधी जी अभी जेल में हैं। गांधी जी के जेल से वापस आने से पहले 1923 में 1922 का जो अधिवेशन हुआ, जहां पे CR दास ने इस्तीफा दे दिया और अपनी एक पार्टी गठित कर ली। अब 1923 में 2 अधिवेशन हुए। एक विशेष अधिवेशन हुआ अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, और उसके बाद काकीनाडा अधिवेशन हुआ, जिसमें दोनों जगह पर इस पार्टी को मान्यता कांग्रेस ने प्रदान कर दी थी। तो वो 2 अधिवेशन आप यहाँ पर नोट कर लें। एक विशेष अधिवेशन हुआ पहले। देखिए, जब भी कुछ नया होता है, अचानक से कुछ करना होता है, तो कांग्रेस विशेष अधिवेशन बनाती है। तो यहाँ पर जब नई पार्टी स्वराज्य बन गई तो कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कराया गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कि अचानक से कुछ नया हुआ है तो अब इस पे क्या किया जाना चाहिए। ये 1923 में हुआ और ये हुआ दिल्ली में। यहां पर अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष, पहली बार अबुल कलाम अध्यक्ष बन रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये समझिए, जो जेल जाता था, जेल जो प्रमुख नेता और जेल से वापस आता था तो अध्यक्ष जरूर बनता था। आपने देखा कि एनी बेसेंट 1917 में गिरफ्तार की गई, 1917 में वो अध्यक्ष बनी। 1924 में गांधी जी वापस आएंगे जेल से, तब 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद भी छूट करके आ गए थे। आपको मैंने बताया था कि चित्तरंजन दास 6 महीने के लिए जेल गए थे, वो छूट करके आए, तो उन्होंने अभी इसके पहले वाले अधिवेशन में अध्यक्षता की। उसके बाद 1923 में अबुल कलाम आज़ाद जेल से रिहा होकर के आ गए। तो यहाँ पर विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की। और इनके विषय में यहाँ नोट कर लें कि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष। पहली बार कांग्रेस में अध्यक्षता कर रहे हैं और ये सबसे कम उम्र के हैं। ये दिल्ली अधिवेशन में क्या किया गया, यहाँ पर स्वराज पार्टी को, जो स्वराज पार्टी बनी है नई, स्वराज पार्टी को पहले तो स्वराज पार्टी से समझौता करने का प्रयास किया गया और उसके बाद में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। कहा कि ठीक है, जब आपके उद्देश्य सही हैं तो आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के अंतर्गत ही रह करके। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेगी, कांग्रेस जिम्मेदार भी नहीं होगी इस इलेक्शन के लिए। जो भी आप करेंगे वो अपने आप अपनी पार्टी के नाम से करेंगे, लेकिन हाँ, कांग्रेस आपको अनुमति दे रही है और कांग्रेस के सदस्य आप लोग बने रहेंगे। हालांकि यहाँ पर एक शर्त रखी गई समझौता करने के लिए। अबुल कलाम आज़ाद ने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग अगर अलग पार्टी बना रहे हैं, अलग पार्टी आप बनाना चाहते हैं, अलग पार्टी बना के लड़ना चाहते हैं, तो 2 शर्तें होंगी। एक तो 25,000 नए सदस्य बनाइए, और ये जो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी उसमें 25 लाख रुपया इकट्ठा करिए आप।
अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको हम अनुमति देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। 3 महीने का समय दिया गया अप्रैल तक का, और जनवरी में ये हुआ। जनवरी से अप्रैल तक की अनुमति 3 महीने की दी गई, तो ना तो 25,000 सदस्य बना पाए और ना ही तिलक स्वराज फंड में 25 लाख रुपया आ पाया, उसमें 13 लाख रुपया आ पाया उसमें, तो वो असफल रहा। और उसके बाद फिर होते करते जो है स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब इसके बाद में जो प्रमुख अधिवेशन हुआ काकीनाडा अधिवेशन, वहाँ से भी जो है ये अनुमति इनको मिल गई, इसको पास कर दिया गया। काकीनाडा अधिवेशन 1923 का, जो काकीनाडा अधिवेशन हुआ 1923 में, वहाँ पर अध्यक्ष बने, जेल से रिहा होकर के आ गए हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वही अली बंधु हैं जो जेल चले गए थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, तो उसमें मोहम्मद अली भी थे, जेल से रिहा होकर के आ गए हैं। तो ये अध्यक्ष बने काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन में आपने देखा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्होंने यहाँ पर आकर के जो बयान दिया, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अभी तो ये जेल में थे ना, अब आके बाहर आए, तो ये अपना विचार इन्होंने दिया कि महात्मा गांधी खुदा के भेजे हुए बंदे हैं, खुदा के भेजे हुए बंदे हैं। यानी महात्मा गांधी का इन्होंने बहुत समर्थन किया, बहुत तारीफ की। और जब प्रश्न ये आया कि स्वराज पार्टी जो चुनाव लड़ने का मसला है, इसको अब मेन वाला अधिवेशन है, तो यहाँ से भी इस पे मुहर लगा दी गई। यहाँ पर भी जो स्वराज पार्टी है को स्वीकृति दे दी गई कि स्वराज पार्टी का जो अस्तित्व है वो माना जाएगा। यानी स्वराज पार्टी में रहते हुए, इलेक्शन में भाग लेते हुए जो पार्टी के सदस्य हैं वो कांग्रेस के सदस्य बने रहेंगे। जो चुनाव इन्होंने लड़ा था 1923 में, उसमें क्या हुआ, जीते या हारे? तो चुनाव 1923 का चुनाव, इसमें किसने भाग लिया? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने स्वयं भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस की तरफ से ही थे स्वराज पार्टी वाले, क्योंकि जब मान्यता आपने दी है तो बिल्कुल आप ही की तरफ से हैं। स्वराज पार्टी ने भाग लिया। स्वराज पार्टी ने यहां पर भाग लिया और दोनों जगह अच्छी सफलता इनको प्राप्त हुई। केंद्र में विधानसभा में इनको अच्छी सीटें मिली। विधानसभा यहां पर 105 में 42 सीट जीते, 105 में 42 इन्होंने जीत ली। प्रांतों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, प्रांतों में भी सफलताएं मिली, अच्छी सीटें इन्होंने जो है वो अर्जित की। तो इस प्रकार से चुनाव में तो इनको सफलता प्राप्त हुई, सफल हो गए, चुनाव में इनको सफलता मिली और इन्होंने जा करके वहां पे अपना गुट बना लिया। यानी जो और लोग थे उनको अपने विचारधारा में जोड़ करके इन्होंने अच्छा खासा केंद्र में और प्रांतों में भी अपना अपना गुट बना लिया। मोतीलाल नेहरू जो है वो केंद्र में विपक्ष के नेता बने। मोतीलाल नेहरू ये केंद्र में विपक्ष के नेता बने, केंद्रीय परिषद विपक्ष नेता। चितरंजन दास, CR दास, ये जो है बंगाल की परिषद में विपक्ष के नेता बने। बंगाल परिषद में विपक्ष में बैठे, विपक्ष के नेता।
तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने अपना एक मजबूत गुट बना लिया था परिषदों में जा करके। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो सदस्य जीते थे वो क्या थे? ज़्यादातर सदस्य वो या तो वकील थे पेशे से पहले से, या जमींदार थे। कोई आम आदमी नहीं था जो जीत गया था। यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे, वकील, जमींदार, व्यापारी, पत्रकार, यानी उच्च, समझ लीजिए उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, वही लोग जीत करके पहुंचे थे। कोई आम आदमी इसमें नहीं पहुंचा था। वकील, जमींदार, व्यापारी, पत्रकार, उद्योगपति, यही ज़्यादातर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग थे। डॉक्टर भी थे, एक दो डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह, ये सब जीत के पहुंचे थे। तो इस प्रकार से ये लोग इलेक्शन में अपना काम शुरू कर दिए। इलेक्शन के बाद में जो है सरकारी प्रस्तावों का, सरकारी विधेयकों का, बजट का, इन सब चीज़ों का बहिष्कार इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और 1925 तक बखूबी सफलता के साथ इन्होंने अपना काम किया भी था। अभी हम बात करेंगे कि इनकी सफलताएं और असफलताएं क्या हैं। उसके पहले अभी गांधी जी की वापसी हो गई 1924 में। इलेक्शन तो ये जीत के सब लोग पहुंच गए, गांधी जी की वापसी हुई 1924 में। उसको देख लेते हैं क्या हुआ। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने क्या किया और आगे क्या इनका परिणाम रहा। 1924 गांधी जी जेल से रिहा होकर के आ गए। आपको हमने बताया था बीच में ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1924 गांधी जी की वापसी। देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन के बाद में 6 साल की सज़ा दी गई थी। यरवदा जेल में, पूना में इनको रखा गया था। सब पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 फरवरी को गांधी जी वापस आए। 5 फरवरी 1924 गांधी जी वापस आए। अब गांधी जी वापस आए तो इनका विचार लिया गया। तो इन्होंने क्या किया, आते ही पहला इनका काम ये था कि इन्होंने जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी को अस्वीकृत कर दिया। इन्होंने ये कहा कि ये क्या हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस में अगर कोई सदस्य है तो हमारा कहना है कि बाहर रह करके असहयोग करेंगे, और स्वराज पार्टी कह रही है कि हम सरकार के अंदर जा करके, यानी काउंसिल में जा करके हम असहयोग करेंगे। ये तो हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था चुनाव का बहिष्कार करना। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि जो लोग काउंसिल में गए हैं, चुनाव लड़ करके जीत के गए हैं, तो हमको ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य वो नहीं रह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि काउंसिल, जितने लोग गए हैं काउंसिल में गए लोगों की कांग्रेस से सदस्यता समाप्त की जाए। कांग्रेस से सदस्यता समाप्त की जाए। ये गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि जितने लोग इलेक्शन लड़े हैं उनको कांग्रेस की सदस्यता से बाहर करो। और सदस्यता के लिए एक मानक इन्होंने बनाया, एक नया मानक, कि सदस्यता के लिए अनिवार्य, क्या अनिवार्य किया कि 2000 गज सूत काटना अनिवार्य होगा। 2000 गज सूत जो काटेगा, यानी चरखा चलाएगा, बनाएगा, वही कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, बाकी लोग नहीं। जो लोग इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं वो अपना सदस्यता से बाहर जाएं। और ये स्वराज पार्टी को हम अस्वीकृत करते हैं, यानी स्वराज पार्टी रहे, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कांग्रेस के भी वो सदस्य रहे, कांग्रेस के अंतर्गत वो पार्टी रहे, ऐसा नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें गांधी जी ने रखी, दोनों चीज़ें। तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर अब गांधी जी जब जेल से बाहर आए हैं 2 साल लगभग, तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अब इलेक्शन में मिली सफलता से उत्साहित हैं और उनको लगता है कि ये मार्ग अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। गांधी जी का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।
गांधी जी ने हार मान ली। गांधी जी बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते थे, वो अहंकारी पुरुष नहीं थे। जब अस्वीकृत हो गया गांधी जी का प्रस्ताव तो गांधी जी ने पराजय स्वीकार कर ली। यही एक महापुरुष का गुण होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो हम अब इस्तीफा दे दें, हम जो है अब रहेंगे नहीं कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा ठीक है हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, तो प्रस्ताव तो इसीलिए रखा ही जाता है सबकी राय लेने के लिए। अगर सभी की राय हमारे विपक्ष में है तो ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और स्वराज पार्टी को मैं समर्थन दे रहा हूं। तो यहां पर अब क्या किया गांधी जी ने, स्वराज पार्टी को समर्थन दे दिया, स्वराज पार्टी को समर्थन दिया। और यहीं पर एक समझौता हुआ, समर्थन दिया तो यहां पर गांधी नेहरू दास समझौता या पैक्ट, गांधी नेहरू दास पैक्ट यहां पर हुआ। यानी गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इनके बीच में एक समझौता हुआ। इस पैक्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया पहली चीज कि अब असहयोग की नीति जारी नहीं रहेगी, असहयोग आंदोलन समाप्त, यानी अब सिर्फ रचनात्मक कार्य किए जाएंगे, असहयोग वाला कार्य अब नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज जो काउंसिल है, यानी इसको इन्होंने कहा कि इस दास समझौते में कि स्वराज पार्टी जो है वो क्या करे, स्वराज पार्टी काउंसिल में जाकर के, काउंसिल में जाकर विरोध जारी रखे, जैसा उन्होंने अपने उद्देश्य में कहा है वैसा वो करते रहें। तीसरी चीज, ये चीज तो लानी पड़ेगी, चरखा कातना। अब गांधी जी जब से बाहर आए तब से चरखा उनके दिमाग पे सवार है कि अब सूत और चरखा, यानी चरखा और खादी पे बहुत फोकस है उनका। तो इन्होंने कहा कि 2000 भले नहीं लेकिन 200 गज सूत काटना अनिवार्य होगा। यानी अब सदस्य के लिए 200 गज सूत काटना होगा। और यहां पर थोड़ी सहूलियत हम दे रहे हैं कि 200 गज सूत काटना है, अब वो स्वयं करे या किसी से करवा के दे, इससे हमें मतलब नहीं है, किसी से करवा करके दे। यानी इतना सूत उसको देना है, चाहे वो स्वयं से काट के लाए और चाहे वो अपना किसी से कटवाए, सूत इतना आपको काट के देना है, हमको खादी को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे जो है गांधी जी समर्थन इसको देते रहे और उनको लगने लगा कि अब कांग्रेस में उन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है जो इलेक्शन के समर्थक हैं और हमारी विचारधारा अभी थोड़ा सा डाउन पड़ रही है। तो इन्होंने रास्ते से अलग हटना उचित समझा और धीरे धीरे वो कांग्रेस के कार्यों से जो है थोड़ा तटस्थ होते गए। इन्होंने अपने स्वीकार किया है, इन्होंने कहा कि हमने मार्ग को इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग सही हैं, इनका मार्ग सही है जो ये लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता इनको सर माथे पे रखेगी और सफलता जरूर मिलेगी। देश को स्वराज मिलना चाहिए, इससे मतलब है। अगर इनका मार्ग सही है तो इनको समय मिलना चाहिए और मैं बार बार बीच में आऊँगा तो व्यवधान उत्पन्न करूँगा, तो इससे थोड़ा सा मुझे किनारे रहना चाहिए। तो थोड़ा सा गांधी जी ने अपने आप को इन सब कार्यों से अलग कर लिया और फिर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की और वहीं पर अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गांधी जी ने और फिर खादी और चरखा के प्रचार प्रसार में गांधी जी जुट गए। तो यहाँ पर यह हो गया 1924 कर्नाटक बेलगाम, कर्नाटक में है बेलगांव, बेलग्राम कहिए चाहे बेलगांव। यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अध्यक्ष बने। और गांधी जी ने क्या स्थापित किया 1924 में ही? 1924 में ही अखिल भारतीय चरखा संघ, इसकी गांधी जी ने स्थापना की। और इसी के प्रचार प्रसार में गांधी जी आगे अपने आप को बिजी कर लिए और थोड़ा सा इन लोगों को फ्री छोड़ दिया कि आप जो है अपना इलेक्शन में करिए, जो भी कर सकते हैं, देखते हैं कि अगर आपका मार्ग सही है तो आप हमें स्वराज दिला देंगे और उद्देश्य हमारा आपका एक ही है, आप अपने तरीके से कर रहे हैं तो अच्छा है। तो इस प्रकार से गांधी जी उधर बिजी हो गए, ये लोग अपना करते रहे। क्या किया? कुछ तो सफलताएं इन्होंने 1923 के इलेक्शन के बाद में हासिल की, उन पे हम बात करेंगे। अब देखेंगे स्वराजियों की सफलताएं और असफलताएं क्या हुई या परिणाम इसके क्या निकले। इंपॉर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से भी और पीटी में क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, कुछ फैक्ट भी आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट। स्वराजियों की सफलताएं, स्वराजी इनको कहा जाता था जो स्वराज पार्टी वाले थे। स्वराजियों की सफलताएं एवं असफलताएं भी, कैसे इनका स्वराजी आंदोलन जो है वो असफल हो गया, ये भी देखेंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत। तो प्रारंभ में तो इनको सफलता मिली। देखिए 3 हमने बताया इलेक्शन, 1923 वाले इलेक्शन में जब ये जीते तो ये भरपूर जीत करके पहुंचे थे, काफ़ी सफलता मिली। तो प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली, प्रारंभ में काफ़ी सफलता मिली। यहाँ पर इन्होंने सरकार का भरपूर असहयोग किया, भरपूर असहयोग। जो भी बिल लाते थे, वो जो भी प्रस्ताव लाते थे, उन सब का इन्होंने असहयोग किया, यानी कोई भी पास नहीं होने दिया, सब जगह अड़ंगा लगाया जो भी इनको अनुचित लगा। यहाँ पे एक बिल आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको पास नहीं होने दिया, पास नहीं होने दिया। इसे कहते थे वो लोग, स्वराजियों ने इसको कहा कि ये गुलामी का विधेयक है, इसको गुलामी का विधेयक कह करके, गुलामी का विधेयक नंबर 1 कह करके इसको प्रचारित किया और इसको पास नहीं होने दिया। अच्छा 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। चित्तरंजन दास की मृत्यु, इनकी मृत्यु से क्या हुआ? स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई, उद्देश्यों से भटक गई। यानी अब ये असहयोग की नीति के बजाय धीरे धीरे इन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। इन्होंने असहयोग की पहले नीति थी, देखिए असहयोग नीति, और असहयोग नीति से इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो बदल दिया। उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग करने लगे, ये उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग, यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमको ठीक लगेंगे विधेयक उन पे हम सरकार का अब सहयोग भी किया करेंगे। तो ये उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग पर आ गए। इसके बाद क्या हुआ? अब कोई नियंत्रक नहीं विशेष करके विचारधारा में, तो अब धीरे धीरे इनके और विचार बदलने लगे। अब ये धीरे धीरे सहयोग पर आ गए, सहयोग पर आ गए और चाटुकारिता करने लगे, सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया, चाटुकारिता करने लगे अपने आप को, और ज़्यादा हमको पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए। धीरे धीरे इनके अंदर पद का लालच आने लगा, सहयोग करने लगे सरकार का, चाटुकारिता करने लगे। यहाँ पर सांप्रदायिक बातें होने लगी, सांप्रदायिक बातें करने लगे और गुटबाजी करने लगे, गुटबाजी।
जब पद मिल जाता है व्यक्ति को तो वो संभल नहीं पाता अपने आप को। CR दास की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे स्वराज पार्टी का उद्देश्य बदलता चला गया। उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग पे आए, फिर धीरे धीरे पूरा सहयोग करने लगे, सरकार की चाटुकारिता करने लगे, सांप्रदायिक बातें करने लगे। यानी यहाँ पर जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कहने लगे कि अब स्वराज पार्टी, इन्होंने आरोप लगाया कि स्वराज पार्टी जो है हिंदू हितों की बात करती है। स्वराज पार्टी हिंदू हित पर ज़्यादा ध्यान देती है, हित पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जब इस तरह की बातें इधर से होने लगी तो यहाँ पर एक और पार्टी बीच में आई, एक दल बना लिया अंदर अंदर। मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, इन्होंने जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाई, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी ये गठित कर ली। और ये हिंदू हित रक्षा की बात करने लगे, हिंदू हित रक्षा की बात करने लगे। यानी हिंदू जो है वो हिंदू हित रक्षा की बात करने लगे, मुस्लिम हित रक्षा की बात करने लगे, सांप्रदायिक बातें होने लगी, चाटुकारिता करने लगे। सब अखबारों में निकलने लगा कि अब स्वराज पार्टी वाले भी वही करने लगे हैं जो सरकार चाहती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा। और सरकार ने भी यहाँ पर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जैसे उनको कमज़ोर बिंद मिला कि ये लोग आपस में गुट बना लिए हैं, उन्होंने भी फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर खेल दी। तो यहाँ पर सरकार ने भी जो है अपना पैतरा दिखाया। सरकार ने भी फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो का पैतरा दिखाया, पैतरा फेंका। यानी कि वो देख रहे थे कि किस प्रकार से ये एकजुट होकर हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है अपना पैतरा फेंका और लोगों को थोड़े थोड़े पद देने का लालच देने लगे कि जब हम कुछ लोगों को कुछ पदों पर बिठा देंगे, लालच देंगे, तो धीरे धीरे इनमें और फूट हो जाएगी। और इनका ये संगठन जो है, क्योंकि अंग्रेज ऐसा तो है नहीं कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर आकर के, तो उन्होंने भी अपना एक गेम खेला और यहाँ पर उन्होंने पद बांटना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू को मोतीलाल नेहरू को स्क्रीन कमेटी का सदस्य बना दिया, स्क्रीन समिति का सदस्य बना दिया। ये स्क्रीन समिति क्या थी? स्क्रीन समिति जो है ये थल सेना जो होती थी उसके भारतीयकरण के लिए थी। थल सेना के भारतीयकरण के लिए एक कमेटी थी, स्क्रीन समिति। इसको इंडिया सैंड हर्ट्स समिति भी कहा जाता है, इंडिया सैंड हर्स्ट समिति भी इसको कहते हैं। इसका एक सदस्य बना दिया मोतीलाल नेहरू को। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे सदस्य के रूप में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं, उनको भी रखा। मोहम्मद अली जिन्ना और रामचंद्र राव को भी रखा, रामचंद्र राव, इनको सबको इसमें समिति में सदस्य बना दिया कि आप समिति के सदस्य हैं और आप इस काम को देखिए। इससे लोग बहुत असंतुष्ट हो गए कि देखिए अब मोतीलाल नेहरू के मन में लालच आ गया है पद पाने के लिए, तो ये धीरे धीरे गुटबाजी होने लगी। जबकि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो है एक समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब 1925 में ये यहाँ पर सदस्य बन गए इस कमेटी के। 1925 में, सब 1925 में हो रहा है इनकी मृत्यु के बाद। और क्या किया गया? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। विट्ठल भाई पटेल
विट्ठल भाई पटेल, इनको क्या किया गया, इनको केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, केंद्रीय विधानसभा, पहले भारतीय थे, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया और इन्होंने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया, यानी ये अध्यक्ष बन गए, ये इस समिति में आ गए। मध्य प्रांत में क्या हुआ, एसबी तांबे, एसबी तांबे, इधर नोट कर लें, एस बी तांबे, ये 3 उदाहरण काफी होंगे। एसबी तांबे को मध्य प्रांत के गवर्नर की परिषद में मंत्री बना दिया गया। परिषद में मंत्री बना दिया गया। तो ये 3 उदाहरण काफ़ी हैं कि लोगों को जो है मंत्री, सदस्य, इस तरह के जो है अध्यक्ष, इन पदों का लालच दे करके इनके अंदर फूट डाल दी गई और ये लोग आपस में ही जो है गुटबाजी कर लिए और सरकार का अब पद पाने के लिए सरकार की चाटुकारिता करने लगे कि हमको भी किसी में शामिल कर लिया जाए, हमको भी सदस्य बना दिया जाए कहीं पे। तो इस प्रकार से ये सारे उद्देश्यों से स्वराज पार्टी भटक गई और इस प्रकार से अगला जब इलेक्शन हुआ 23 के बाद में 1926 में, तो वहाँ पर उतनी सफलता स्वराज पार्टी को नहीं मिल पाई जितना कि 1923 के इलेक्शन में मिली थी। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी आगे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसके बाद से स्वराज पार्टी ने इलेक्शन से नाता अपना ख़त्म कर लिया। तो स्वराज पार्टी की कुछ सफलताएं भी हैं, कुछ करने में ये कामयाब भी हुई थी, जैसे कि गोलमेज परिषद का जो मांग है स्वराज पार्टी ने रखी थी वो मानी गई। जो साइमन कमीशन भारत में आया तो इन्होंने ही एक मांग रखी थी कि जल्दी से जो है जो विधेयक था, जो एक्ट था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, उसकी जांच की जाए। तो उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, वो भी एक स्वराज पार्टी की मांग थी कि ऐसा आयोग लाया जाए। इस तरह से कई मांगें इनकी मानी भी गई थी, लेकिन अपने इस फूट की वजह से ये अपने उद्देश्यों से भटक गए और अंततः अगले इलेक्शन में 1926 के इलेक्शन में उनको वो सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि तब भी कुछ सीटों पर ये विजयी हुए और आगे चलते रहे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ उसके बाद से जो है स्वराज पार्टी ने अपना इस चुनाव से नाता तोड़ ही लिया था। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने स्वराज पार्टी को पढ़ लिया है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।